जय हिंद। मैं हूं अजय झा और आप देख रहे हैं युद्ध भूमि। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा युद्ध ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट को झुलसाना शुरू कर दिया है। इस युद्ध से सिर्फ ईरान ही नहीं झुलस रहा, बल्कि भारत समेत चीन और रूस भी अब इसकी चपेट में हैं, क्योंकि अमेरिका ने बिना रुके लगातार तीसरे दिन ईरान पर जबरदस्त बमबारी की और ईरान के परमाणु केंद्रों से लेकर चीन और रूस को जोड़ने वाले रेलवे कॉरिडोर पर भी हमले किए हैं। जवाबी हमले में ईरान ने भी खाड़ी में कतर, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। इसके अलावा इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है कि ईरान उनकी यानी कि ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। वहीं दूसरी तरफ सालों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में गुरुवार रात उस वक्त नया मोड़ आ गया जब रूस पर आतंकी हमले हुए हैं। हालांकि रूस ने आतंकी हमलों को नाकाम कर दिया। रूसी सेना का दावा है कि इस आतंकी हमले में यूक्रेन का हाथ है, जबकि यूक्रेन ने रूसी सेना के दावों को मड़गरहंत करार दिया है। कहा है कि गुरुवार रात हुए हमले में यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है। इन सारे अहम मुद्दों पर करेंगे हम 1 घंटे बाद अपने खास मेहमानों, डिफेंस एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के साथ अपने खास कार्यक्रम युद्ध भूमि में। तो गुरुवार को ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई सुपुर्द खाक हो गए। खामेनेई के जनाजे और दफनाने के बीच अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु केंद्र से लेकर चीन और रूस से जोड़ने वाले ईरान के रेलवे कॉरिडोर को भी नहीं बख्शा। मिसाइल से अटैक कर रेलवे कॉरिडोर को तबाह कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर कहा है कि पिछले 3 रातों में अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के 170 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। खास बात यह है कि हमले का ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी जारी किया है, जिसमें बुशहर परमाणु केंद्र समेत रेलवे कॉरिडोर पर हमले की तस्वीरें शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी खाड़ी में कतर, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है। कतर की सेना ने बयान जारी कर कहा है कि ईरानी हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया गया। बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5वें फ्लीट हेडक्वार्टर पर ईरान ने सबसे बड़ा हमला किया, जिसके बाद पेंटागन को वहां से अपने नौसैनिक अड्डे खाली करने पड़े। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अमेरिकी हमले में 14 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। अब आपको हम बताते हैं कि यूएस और ईरान के इन ताजा युद्ध में किसने कहां पर हमला किया और कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका पर जो ईरान का ताबड़तोड़ हमला हुआ है, वो बुशहर से लेकर चाबहार तक को दहला दिया है। ईरान सरकार का दावा है कि यूएस ने न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया। बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ। गुरुवार रात के हमले में प्लांट को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका ने चाबहार को भी निशाना बनाया। चाबहार पोर्ट कंट्रोल टावर भी इससे नुकसान हुआ है, जिसमें भारत का भी इन्वेस्टमेंट है। तो दुनिया को लगा था कि अमेरिका ऐसे समय में ईरान पर हमला नहीं करेगा जब सारा देश गम के माहौल में है और अपने सर्वोच्च धार्मिक नेता को सुपुर्द खाक कर रहा है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अमेरिकी सेना ने गुरुवार को खामेनेई के जनाजे और दफन कार्यक्रम के बीच ही हमला शुरू कर दिया। खामेनेई के जनाजे और दफनाने के बीच ये हमले हुए। ईरान के 170 सैन्य ठिकानों पर बमबारी हुई। अमेरिका ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। ईरान के परमाणु केंद्रों तक पर अटैक हुआ है। ईरान के रेलवे कॉरिडोर पर भी हमला हुआ और चीन रूस को जो जोड़ता है रेलवे कॉरिडोर, जो इस नाकेबंदी के दौर में ऑक्सीजन का काम करता था सप्लाई चेन के तौर पर, सप्लाई लाइन के तौर पर ईरान के लिए, उसे भी तबाह कर दिया अमेरिकी सेना ने। यूएस मिलिट्री सेंट्रल कमांड ने वीडियो भी जारी किया है। हमलों का ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज जारी किया है। ईरान में 90 टारगेट पर निशाना साधा है। हालांकि इससे ज़्यादा अब 170 ठिकानों पर हमले की बात सेंटकॉम ने कही है अब तक। वीडियो में एयरपोर्ट रनवे पर भी हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। मिसाइल लॉन्चर से हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान चुप बैठा। खामेनेई के जनाजे और दफन कार्यक्रम में व्यस्त IRGC ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। गुरुवार को ईरान ने अमेरिकी वार पर पलटवार किया और यूएस के सहयोगी मिडिल ईस्ट देशों पर अटैक किया, जहां बहरीन में कम से कम 3 बार सायरन बजे। सबसे ज़्यादा नुकसान बहरीन में हुआ है, जहां पर 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। इसे खाली भी करने की खबर है। इतना नुकसान यहां पर पहुंचा। यूएस नेवी के 5वें फ्लीट हेडक्वार्टर पर यह मिसाइल गिरा। ईरान का कुवैत, कतर, बहरीन पर अटैक हुआ है। यूएस आर्मी के ठिकानों पर ड्रोन से हमला हुआ है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और कुवैत के
पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम पर अटैक हुआ है। कतर के अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटीना पर हमला हुआ। तो बहरीन में अमेरिकी सेना का फ्यूल टैंक तबाह हो गया। तो तबाही दोनों तरफ हो रही है। पिछले 2 दिनों में भीषण हमले हुए हैं, वार पलटवार हुआ है। अमेरिका ने हमले की शुरुआत की तो ईरान ने भी जमकर पलटवार किया है। कतर की सेना ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि कुवैत में ईरान के हमले से एक व्यक्ति घायल हुआ है। 3 बैलिस्टिक और 1 क्रूज मिसाइल को नाकाम किया गया है। 10 ड्रोन को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। IRGC के US बेस पर हमले को नाकाम किया गया। तो ये तमाम जो इस वक्त तक के अपडेट आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर लगातार हमलों का दौर जारी है। तो आइए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है माथुर साहब आपका। एक बार फिर से बेहद नाजुक मोड पर फिर से एक बार खाड़ी के हालात, और कर्नल एस के मलिक साहब भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन डॉक्टर अजिताब जुड़ गए हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अजिताब आपका भी। तो सबसे पहले तो अब इस वक्त हमें जनरल साहब के पास जाना पड़ेगा। जिस तरह के हालात यहां पर पैदा हो गए हैं, ये पहले से भी कहीं भीषण पिछले 2 दिनों में तस्वीरें सामने आई है। माथुर साहब, क्या माना जाए इसको, फुल स्केल वॉर सबसे पहले तो, या फिर एक सिर्फ ये झड़प जो बीच में हम कई बार देख चुके हैं लेकिन ये सभी झड़पों से बड़ी है? जय हिंद अजय। देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा करेक्शन माफी के साथ करना चाहूंगा कि आपने कहा कि अमेरिका ने भीषण हमले किए इसके दौरान, अंतिम यात्रा के दौरान। थोड़ा सा करेक्शन की आवश्यकता है। ये अमेरिका ने हमले क्यों किए? तो वार अमेरिका ने नहीं किया। ये अमेरिका ने हमले उस समय किए जब ईरान ने एक कतरी, एक कुवैती और एक सऊदी शिप, मर्चेंट शिप के ऊपर इन्होंने हमले किए। 2 शिप्स और के ऊपर हमले किए हैं, जो कि उसकी खबर इतनी साफ नहीं निकल करके आ रही है। मेरा यह मानना है कि जो अमेरिका ने किया वो इसका रिटेलिएशन था। अजय, ये बात समझने की जरूरत है। अगर अमेरिका को इस यात्रा के दौरान हमले करने होते तो वो 5 को भी कर सकते थे, 6 को भी कर सकते थे, 8 को ही, 7 को भी कर सकते थे। 8 को ही क्यों? क्योंकि उनको ये वायलेशन ईरान की तरफ से हुआ है। इसके लिए IRGC जिम्मेवार है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। जहां तक आपका प्रश्न है कि ये फुल स्केल वॉर है या ऐसा कुछ, देखिए, ये जो हमले अमेरिका ने किए हैं, अमेरिका को हमले करने की मुझे लगता नहीं कि वो करना चाहते थे। उनको एक मौका चाहिए था। वो मौका क्यों चाहिए था? वो मौका इसलिए चाहिए था कि जिस प्रकार का जो सपोर्ट हुजूम खामनेई की अंतिम यात्रा में निकल करके आया, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका विचलित था। और वो प्रयास कर रहा था कि कोई मौका मिले, और वो IRGC की जिहादी मानसिकता ने वो मौका इनको दे दिया, एक प्लेटर में सजा करके, और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा एपिसोड शुरू हुआ। और अब आप देख लीजिए कि 8 को हमले हुए, 9 को, 10 को उन्होंने कुछ नहीं किया। ये डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल क्लियर हैं, उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है कि हमले करो, नुकसान पहुंचाओ, दबाव में लाओ और फिर वार्ता करो। कल का जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का है वो यही है कि तकनीकी स्तर पर वार्ता होएगी, होती रहेगी। तो ये जो बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो तमाम चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अंत के तंत्र जो है, आपको इसको कूटनीति से ही हल करना पड़ेगा। ये सबको पता है। अब जो हो रहा है वो वार्ता की मेज पर अपनी ज्यादा शक्ति और एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बनाने का प्रयास मुझे लगता है हो रहा है। लेकिन अब इस बात पे बहुत कुछ मुनस्सर होगा कि ईरान की IRGC किस प्रकार से आने वाले समय में रिएक्ट करती है या एक्ट करती है। क्योंकि तो जैसे आपने 1 सेकेंड और कि जैसे आपने नारे देखे और ट्रंप के पोस्टर्स देखे, विल किल ट्रंप, दिस दैट एंड किल अमेरिका, तो मुझे लगता है कि कहीं यस ये जनरल साहब, मतलब ये अभी ईरान, इजराइल ने भी कहा है, आगाह किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने की प्लानिंग कर रहा है ईरान। अब भीड़ में हमने देखा था कि किस तरह से लोग तख्तियां लेकर के चल रहे थे, किल ट्रंप, और ट्रंप ने खुद कहा है कि मुझे ईरान मारना चाहता है। तो क्या अब उस मोड़ पे बात पहुंचती जा रही है कि 2 देशों की जंग जियोपॉलिटिकल टकराव से निजी जंग में तब्दील होती नजर आ रही है, ट्रंप वर्सेस ईरान? देखिए अजय, ये ट्रंप वर्सेस ईरान नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ईरान की परेशानी क्या है?
देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि दोनों में हमले हो रहे हैं, इसका वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ईरान के पास दुनिया को और अपनी खुद की आवाम को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। आप मुझे बताएं कि ईरान के 40% वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो चुका है पिछले 4-5 महीने में। उनकी आधी नेवी खत्म हो गई है, उनकी 70% एयरफोर्स खत्म हो गई है, 80% एयर डिफेंस खत्म हो गई है, और सबसे बड़ी चीज, सारी लीडरशिप इंक्लूडिंग अली खामनेई। ये परिस्थिति है कि आज उनकी जो आईआरजीसी का चीफ है, वो ब्रिगेडियर था, अब तो कर मेरे ख्याल से प्रमोट हो गए, ब्रिगेड सारे जनरल उन्होंने खत्म कर दिए। तो इसकी मैं वजह बता रहा हूं कि ये जो चीज है, ईरान को अपनी आवाम को दिखाने के लिए, हाँ मुझे लगता है कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, और वही एक वजह है कि ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं कि ईरान के पास एकमात्र जो लीवरेज है, मेरी समझ से वो एकमात्र लीवरेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और वो किसी कीमत पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। उन्होंने इस अंतिम यात्रा के दौरान इतनी बड़ी रिस्क लेते हुए, इस रिटेलिएशन को एंटिसिपेट करते हुए, उसके बावजूद उन्होंने उन जहाजों पर हमले किए, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वही होगा जो ईरान कहेगा या ईरान चाहेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब जो जो इस बार हमले हुए हैं, जी। वो हमले वेरी वेल प्लान्ड, एक स्ट्रेटेजी के तहत हमले हुए हैं। और जैसा कि आपने अपने उसमें इंट्रोडक्शन में भी कहा कि जो रेलवे लाइन जो रूस और चीन से कनेक्ट कर रही है ईरान को, जो कि इनकी एक अमृत धारा बनी हुई थी ब्लॉकेड के दौरान, उस पर भी हमले किए गए हैं। अजय। ओके डॉक्टर अजिता, मैं उस पॉइंट पे आप थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं, जिस तरफ जनरल साहब ने भी इशारा किया और मैंने भी उसका जिक्र किया कि ट्रंप इस बात को पचा नहीं पाए। मैं 2 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने कई मौक़ों पर कहा भी है इस चीज़ को कि जिस तरीके से 70 देशों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंच गए, जबकि एक सस्टेन कैंपेन किया था, मार्को रूबियो को इस काम पर लगाया था ट्रंप ने। सब भी खबर तो यह भी है कि सभी डिप्लोमेट्स को जो यूएस के हैं उनको केबल गया था कि किसी भी देश से कोई प्रतिनिधि यहां पर ना पहुंच पाए। बावजूद इस तमाम कोशिशों के अमेरिका के 70 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे और 100 देशों से कुल मिलाकर के लोग यहां पर पहुंचे थे। क्या इस बात से डोनाल्ड ट्रंप हिल गए? क्या उनको अब तक शायद यह लगता रहा था कि वो ही हैं बॉस पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया तो उन्हीं को सलाम करती है, लेकिन यहां तो दिखा कि ईरान में हुजूम उमड़ा पड़ा है, यानी पूरी दुनिया उनके खिलाफ। बहुत सारे देशों को तो वो भी जानते हैं कि इस वजह से नहीं गए, और भी देश जाते जो सीधे पंगा नहीं लेना चाहते अमेरिका से। ये इस कदर हमला, क्योंकि हॉर्मुज में मुठभेड़ तो पिछले कई महीनों में कई बार हो चुकी है और उसका रिटेलिएशन भी अमेरिका का आता था, लेकिन इस स्केल पर जैसे हमला किया है वैसा नहीं दिखा था। यह एक निजी खुंदक नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप में। देखिए अजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो एक ताबूत डिप्लोमेसी मैं कहूंगा, इसकी वजह ईरान ने बहुत अच्छे से इसको इनकैश किया है, और एक बहुत ही ताकत का प्रदर्शन, एकजुटता का प्रदर्शन, यूनिटी का, और एक तरह से सॉलिडरिटी ही नहीं, आप कह लीजिए उसकी जो इस्लामिक रेजिमे है उसको वैलिडिटी भी मिल गई है। तो ये जो एक वैश्विक उसको एक तरह से ठप्पा मिल गया कि हाँ ये रेजिमे है, और एक चीज और, ये कंटिन्यूटी भी दिखाता है कि रेजिमे को ईरान में एक्सेप्टेबिलिटी है और वो कंटिन्यू है। अब अमेरिका के साथ दिक्कत ये है कि ये रेजिमे ज्यादा अब कट्टर हो गई है, क्योंकि जिसके परिवार को आप, उसके बाप को, उसके बीबी को, उसके बच्चे को अगर मार दिया जाए तो क्या कोई बर्दाश्त करेगा? और मुस्तफा खामनेई के साथ यही हुआ है। तो वो अब तो एक घायल शेर हैं, और बाकी वहां के जैसे 50 वहां के जो कमांडर्स हैं और लीडर्स को मारा गया है, इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर की फैमिली। तो ये तो निश्चित रूप से ईरान तो बदला लेगा और उसकी भावना तो ऐसी रहेगी। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, अमेरिका ने बहुत कोशिश की, जैसा आपने कहा 70 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आए। खबरें यहां तक भी है कि 13 देश के प्रतिनिधि अमेरिका के दबाव में नहीं आए, उसमें से 2 खाड़ी के देश के भी प्रतिनिधि थे। तो ये कोशिश अमेरिका ने की है, और चूंकि ये इतना बड़ा सपोर्ट, एक तरह से जन सैलाब, खबर है कि ईरान में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस जनाजे में भाग लिया। तो ये भी दिखाता है
कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से सोच रहे थे कि लोग टूट जाएंगे, ईरान बिखर जाएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। ईरान और ज्यादा मजबूत होके और ज्यादा सबल होके निकला है। ऐसे में ट्रंप की बौखलाहट तो है और अब उनके पास ऑप्शंस कम दिख रहे हैं। सैन्य ताकत है उनके पास, तबाही उन्होंने की है, लेकिन ये सैन्य ताकत से उनको मिला क्या? एज ऑन डेट MOU भी लटका पड़ा है, बातचीत भी बीच रास्ते में अटका पड़ा है। अगर मीडिएटर न हो तो राष्ट्रपति ट्रंप इतनी ताकत होते हुए भी, इतनी क्षमता होते हुए भी लाचार, हताश और निराश दिख रहे हैं। उनके पास अब इसीलिए देखिए, अब पिछले 2 दिन में एक तरह से अटैक खत्म हो गया है, कम हो गया है, रुक सा गया है और बातचीत की फिर से कवायद हो रही है। निश्चित रूप से इसमें कतर और जो मेडिएटर्स हैं उनका रोल है और कोई भी देश इंक्लूडिंग अमेरिका या ईरान नहीं चाहता, एक्सेप्ट फॉर इजराइल। इजराइल तो चाहेगा कि उसको तो भाई युद्ध चाहिए, उसको तो सेफ्टी चाहिए, उसको सेफ जोन चाहिए। इजराइल के अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं है, चाहे वो भारत हो, चाहे दुनिया के तमाम देश युद्ध को चाहेंगे। तो ये सबकी बेहतरी के लिए है और इसलिए फिर से बातचीत की कवायद मुझे लगता है शुरू होने के चांसेस, जैसा कि इशारा भी किया है खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी। लेकिन क्या इसके लिए ईरान तैयार होगा? और क्या अगर अमेरिका ना भी चाहे ट्रंप, तो भी जंग भी अगर लड़ना चाहे फिर से, तो कितने दिनों तक अमेरिका लड़ सकता है? क्योंकि एक तरफ मैं समझूंगा डिफेंस एक्सपर्ट से कुछ ही पलों में, एक तरफ यहां पर फिर से हमले कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि बचाव के हथियार खत्म हो रहे हैं अमेरिका के पास। साफ साफ नाटो के समिट में कह दिया जेलेंस्की ने कि उनके पास नहीं है इंटरसेप्टर्स, वो कैसे खुद को बचाए। और ट्रंप ने कह दिया कि हम दे नहीं सकते, आपको लाइसेंस देंगे, आप बना लीजिए खुद से। तो क्या जंग ये कब तक चलने वाली है? और बातचीत अब दोनों पक्षों की मजबूरी है कुछ ही पलों में। युद्ध भूमि में इस वक्त हम बात कर रहे हैं ईरान अमेरिका जंग की, और ईरान में अमेरिकी हमले से जनता में भी बेहद आक्रोश नजर आ रहा है। ट्रंप का पुतला यहां पर फंदे पर लटकाया गया। तेहरान में लाखों लोगों की भीड़ के सामने फंदे पर लटकाया ट्रंप के पुतले को। तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक कलाकार ने ईरान की सरकार से मांग की है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दी जाए सजाए मौत। ये एक कलाकार की मांग है। मेरे साथ खास मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हमारे साथ। आप सबसे हम समझ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में कर्नल SK मलिक, डिफेंस एक्सपर्ट। आपसे एक सवाल कर्नल मलिक, ये जंग, इस जंग को रुकना ही होगा या आपको लगता है कि फिर से फुल फ्लेज ये वॉर और लंबा चलेगा? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। देखिए, जो स्थिति आज पहुंच गई है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि युद्ध का ऐसा क्या शेप मिलेगा। देखिए, ये बात सही है, युद्ध में जिस तरह से करवट ली है ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। पर ये भी सही बात है अजय कि देखिए, जब जनाजा चल रहा था, जनाजे की रस्में चल रही थी, सुपुर्द खाक के लिए पूरा ईरान एक तरह से लामबंद था। उस टाइम पर ईरान ने वो हिमाकत की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि उसने इस चीज का खुद एक साइकोलॉजिकल फायदा उठाया कि अमेरिका या इजराइल पूरे वर्ल्ड के ओपिनियन को देखते हुए जब उनके रिलीजियस लीडर को दफनाया जा रहा है, कम से कम इस टाइम वो अटैक करने के चांसेस मिनिमम उसने पाए होंगे। यही बात है कि उसने जो वहां पे शिपिंग जा रही थी, शिपिंग लेन्स जा रही थी, वेसल्स जा रहे थे, उन पर अटैक किया। दूसरा मैसेज ये था कि ईरान किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे नॉर्म्स के खिलाफ यहां पे कोई नॉर्म्स तय हो। वो चाहता है कि जो मैं यहाँ पे एक प्रोटोकॉल निर्धारित करूं, उस प्रोटोकॉल को सब माने। और दूसरी बात यह, ईरान ने सोचा कि अगर ये मैं इनको वेसल्स को छोड़ दूंगा तो एक पैटर्न स्टेब्लिश हो जाएगा, बाकी जहाज भी ऐसे करेंगे, बाकी देश के लोग भी ऐसे करेंगे, तो क्या होगा, उसकी जो एक मोनोपोली पे जिसने पकड़ बनाई हुई है, उस पर वो पकड़ ढीली पड़ती हुई नजर आएगी। और इसी बात का फायदा फिर अमेरिका उठा सकता है। हो सकता है कि चूंकि अगर ईरान कुछ छोड़ देता और कुछ और शिपमेंट ऐसे चले जाते तो एक तरह से अमेरिका और ज्यादा पुश करता, बाकी सभी देशों को एनकरेज करना के लेके जाइए। अभी ईरान की पकड़ ढीली पड़ रही है। ईरान सर, समय खत्म हो गया इस सेगमेंट के लिए हमारे पास। बात करूं राइट कर्नल मलिक, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। जो आपने कहा कि ये हॉर्मूज अब इशू, मेरे पास कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं, एक फाइनल कमेंट 10-10 सेकंड में आप दोनों से। माथुर साहब, क्या लगता है कि हॉर्मूज फिर से एक बार जंग की वजह बनेगी? हॉर्मूज ईरान नहीं छोड़ेगा, चाहे वो जो हो जाए, इसके लिए करना पड़े, रुख उसका यही लग रहा है। और इस फिर से जो जंग भड़की है उसकी भी वजह यही है।
बिल्कुल अजय, ईरान के पास एकमात्र लीवरेज है। ईरान जानता है कि वो मिलिटरीली ना इजराइल को हरा सकता है ना अमेरिका को हरा सकता है, और दोनों कंबाइंड को तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उनका लीवरेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो किसी कीमत पर अपने कंट्रोल से बाहर निकलने नहीं देगा, जो कि मेरे मानने से वो नाजायज डिमांड है उनकी। क्योंकि अगर ओमान के टेरिटोरियल वाटर से ट्रांसशिपमेंट हो रहा है ठीक तो है। उसको बाधित करने का हक ईरान को नहीं है। ओके सर, 15 सेकेंड्स डॉक्टर अजताब, आपको लगता है कि हॉर्मुज अब एक वो पेन पॉइंट बन चुका है इस पूरे दोनों कंट्री के बीच में चल रही बातचीत में, जो विवाद पैदा करता रहेगा और बड़े विवाद की वजह बन सकता है आगे भी? बिल्कुल, ये देख लीजिए, गले की हड्डी बन गया है। एक तरफ ईरान के लिए ट्रंप कार्ड है और ब्लैंक चेक है, जिसको वो कभी भी भुना सकता है, कभी भी दुनिया को एक तरह से रैंसम पे ले सकता है। अमेरिका इसको होने नहीं देगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने JCPOA जो पिछला न्यूक्लियर डील तोड़ा, अगर उससे बढ़ के वो दे नहीं सकते, उनकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा है। मामला यहीं पे फंसा है और ये आगे भी दोनों के लिए पेन पॉइंट होगा। देखना होगा कि फिर ये क्या मोड़ लेता है पूरा का पूरा जंग। इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी और हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं क्योंकि एक जंग जो और चल रही है दुनिया में 4 साल से ज्यादा वक्त से, उसने नया मोड़ लिया है। मैं बात कर रहा हूं रूस और यूक्रेन के जंग की, जहां पर रूस पर आतंकी हमला हुआ है। तो आखिर कौन थे आतंकी? क्या यूक्रेन की ये कार्रवाई? लेकिन यूक्रेन इनकार किया। तो फिर क्या है ये सारा मामला? और नाटो की अभी अभी समिट अंकारा में खत्म हुई है, वहां पर बड़ी कस्में खाई गई हैं।